हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th क्लास के सेकंड चैप्टर वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो वाटर आप सब जानते हैं क्या होता है। वाटर का अर्थ होता है पानी, है ना। दुनिया में यदि कोई सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली चीज़ है तो क्या है? पानी है। ये हम जानते हैं। यदि ये अर्थ है तो अर्थ का 97% जो पानी है ना, वो समुद्र में है। किसमें है? समुद्र में। मतलब जितना उपयोग कर सकते हैं वो वाला। बाकी जो पानी 2% पानी है वो आइसबर्ग वगैरह में है, जो अपने पोलर इलाकों में और जो ऊंचे पहाड़ों में ग्लेशियर्स हैं उसमें 2% पानी है ना। और बचा हुआ 1% पानी सिर्फ नदियों में बहता है। नदियों, तालाबों और जितने भी आपके झील वगैरह हैं, इसमें 1% जो पूरा दुनिया का जितना पानी है उसका सिर्फ 1% पानी हमारे लिए उपलब्ध है। उसमें से भी बहुत कम, मतलब सोच लीजिए आप कि 1 लीटर में 10 लीटर यदि पानी अवेलेबल है तो उसका सिर्फ 1 ml पानी पीने लायक है। समझ रहे हैं आप कितना होता है? 10 लीटर में 1 ml, मतलब समझ लीजिए कि 0.01% पानी एक्चुअल में आपके पीने लायक उपलब्ध है। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दुनिया के लिए कि इसे बचा के और अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमको पता चलता है, इसीलिए हम लोग इस लेसन को पढ़ रहे हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग बींग्स। हम जानते हैं कि हमारे शरीर का भी बहुत बड़ा हिस्सा है ना, लगभग 70% हिस्सा जो है वो पानी का बना हुआ है। मतलब अपन लोग के शरीर में जो खून बह रहा है ना, और भी अलग अलग चीज़ों में हमारे लार बन रही है ना। आँखों के अंदर पानी, हर जगह पानी है। ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी से ही बना रहता है। तो ये सारा चीज़ क्या है? पानी। तो पानी इसलिए, पानी हमारे शरीर से निकलता भी रहता है थ्रू यूरिनेशन, और पसीने के रूप में, आंसू के रूप में उड़ते ही रहता है। स्किन से भी पानी उड़ते रहता है ना। तो हमारे लिए पानी का लेवल शरीर में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमको लगातार पानी की आवश्यकता होती है। दिन में हम लोग अपने वजन के हिसाब से पानी पीते रहते हैं। ठीक है। इसमें लिखा है 2 से 3 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। एक जो छोटा ग्लास होता है वो 250 ml का होता है। तो सोच लीजिए 2 से 3 लीटर, मतलब आपको कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी रोज़ पीना है, जिसमें अपन ज़्यादातर लोग कम पीते हैं पानी। इससे हमारे शरीर में अलग अलग तरीके की समस्याएं होती हैं। ठीक है। अब ये देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों में या एनिमल्स में, देखिए एलिफेंट का दिया हुआ है। यदि एलिफेंट टोटल आप जानते हैं कई टन का हो सकता है ये, तो ये उसका जो 80% जो बॉडी वेट होता है वो सिर्फ पानी होता है। ठीक है। प्लांट में 60%, मतलब पौधों में। ब्रेड जो होता है उसमें 30% पानी होता है। मिल्क में 95%, टोमेटो में 90%, ऑरेंज में 85% और पोटैटो में 80% तक पानी होता है। ठीक है। इसके बाद हम एक आध एक्टिविटीज़ में दिया हुआ है कि पानी का असर क्या होता है। तो इसमें छोटी सी एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप कुछ ग्रीन ग्राम सीड्स वगैरह, जो दालें जो रहती हैं जो आपकी है ना, या चना वगैरह रहता है, उसको आप क्या करेंगे, एक गीले कपड़े में लपेट के यदि रख देंगे तो उसको थोड़ा थोड़ा देर में पानी डालेंगे तो वो जर्मिनेट हो जाता है। ये बताया है ना। जर्मिनेट होना मतलब वो उसके बीज में से जड़ें निकल आती हैं, है ना, और वो उगने के लिए रेडी हो जाता है। वायरस जहाँ पे पानी नहीं रहता वो सूखा वैसे का वैसा ही रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। ठीक है। अब दूसरा जो है ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर, किस टाइप के पानी को ड्रिंकिंग वाटर हम कह सकते हैं? ठीक है। जो साफ शुद्ध पानी होता है, जिसमें जो TDS होता है, डिज़ोल्व्ड जो मटेरियल होता है, वो उसकी मात्रा एक निश्चित अमाउंट में, मतलब समझ लीजिए कहा गया है 200 से 250 या 300 तक भी वो पीने योग्य होता है। उसमें केमिकल्स नहीं होने चाहिए।
ठीक है, तो वो हमारे पीने योग्य पानी रहता है। ठीक है, जो धरती पर क्या है, ये पीने योग्य पानी जैसा मैंने बताया कि हर 10 लीटर में 1 मिलीलीटर पानी ही पीने लायक है, इतनी कम मात्रा में है। समझ लीजिए, कोई भी पानी का आप नहीं पी सकते, नदी से सीधा निकाल के नहीं पी सकते, है ना, पानी को फिल्टर करना पड़ता है। ठीक है, डिस्टिल वाटर आता है। डिस्टिल वाटर जो होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर रहता है, उसमें आपका किसी भी किस्म का डिजॉल्व्ड पार्टिकल नहीं होता, उसे डिस्टिल वाटर कहते हैं। तो ये वाटर बहुत ज़्यादा शरीर के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि इसमें मिनरल्स नहीं होते। ठीक है, हमको शरीर में मिनरल्स जो चाहिए रहता है वो हमको पानी के थ्रू मिलता है, तो ये उसमें नहीं रहता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। फ्रीजिंग पॉइंट पानी का क्या होता है, 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर में यदि पानी जाएगा, पानी को अपन 0 डिग्री टेम्परेचर में रख देंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइस में कन्वर्ट होने से एक चीज़ होती है कि इसका जो होता है आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब इसकी जगह बढ़ जाती है, जितना जगह घेरता है वो बढ़ जाता है। यदि आप देखेंगे फ्रीज़र में आपने एक बर्तन में पानी भर के ठंडा करने के लिए रखा, पूरा ऊपर तक भर दीजिए। जब आप उस फ्रीजर में फ्रिज होने के बाद उस बर्तन निकालेंगे तो वो आपको बर्फ जो है वो सतह से ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। इससे क्या हुआ है, उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, उसकी जगह जितना लेता है वो बढ़ गया। दूसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। 100 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर मतलब भाप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वह पॉइंट जिसमें जाकर पानी जो है पानी के स्टेज को छोड़ के भाप के स्टेज में चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वेपर या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जब वो फ्रीज हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये पानी की शुद्धता पर डिपेंड करता है। यदि अशुद्ध जल होगा तो वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है, उसमें कुछ कुछ चीज़ हम मिला दें तो उसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस का एक मेथड बताया है, पानी में इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो अभी इसके बारे में एक और एग्जांपल है, हम उसको समझेंगे, है ना। अभी वाटर यूनिक सॉल्वेंट क्यों है, यूनिक सॉल्वेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो घुल जाती हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, या यूनिक सॉल्वेंट कहते हैं। मटेरियल डिजॉल्व्ड सॉल्वेंट, जो आपका मटेरियल जो होता है जिसको डिजॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो जिसमें डिजॉल्व हो रहा है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, और ये डिजॉल्व होने के बाद जो अपना एक मिक्सचर तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, वो कहलाता है सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूट जिसे घोला गया, सॉल्वेंट जिसमें घोला गया, और सॉल्यूशन जो घुलने के बाद मिक्सचर हमको तैयार हुआ उसे सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं लेसन में क्या है। तो लेसन में आगे है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी मतलब एक सॉल्युबिलिटी मतलब पानी का गुण, जैसे अभी बताया कि सॉल्वेंट है वो, है ना। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, मतलब उसमें कितना मटेरियल घोला जा सकता है, ये उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, कोई भी लिक्विड की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जितनी मात्रा में आप कोई मटेरियल को किसी लिक्विड में घोल सकते हैं उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, है ना। जब ये मात्रा पूरी तरीके से घुलने का जो प्रोग्राम बंद हो जाता है, मतलब आप इस किसी लिक्विड को लीजिए और उसमें आप जैसे मान लीजिए अपन पानी को लेके शक्कर डालते रहेंगे, शक्कर डालिए घोलिए, शक्कर डालिए घोलिए, एक समय आएगा जब आप देखेंगे कि वो पूरी तरीके से नहीं घुल रहा है। आप कितना ही घुमाइए वो जो लिक्विड है पूरी तरीके से क्या हो रहा है, नहीं घुल रहा है। तो तब हम बोलेंगे कि ये जो लिक्विड है वो सैचुरेटेड हो गया है, अर्थात अब उसमें वो मटेरियल नहीं घुलेगा। तो ये जो गुण है इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट।
है ना, कोई भी चीज कितना सैचुरेट हो गया। लेकिन ये जो सैचुरेशन पॉइंट है ये टेम्परेचर के हिसाब से बदलता भी है। मतलब यदि आप कोई चीज को गर्म करेंगे, लिक्विड को गर्म करोगे तो उसका सैचुरेशन पॉइंट और आगे चला जाएगा, उसमें और भी चीजें घुल जाएंगी, तब उसको बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट बढ़ गया, है ना। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपका जो रेन वाटर रहता है, रेन वाटर वो क्या होता है, वो डिस्टिल वाटर होता है। मतलब उसमें कोई भी टाइप का मिनरल नहीं होता, वो भाप बन के आपके ऊपर जब पानी जाता है उसमें भाप बन जाता है, और भाप बनकर वो सीधा जब जमीन में गिरा बरसात होके तो वो उस समय वो डिस्टिल वाटर रहता है, उसमें कोई मिनरल नहीं रहता। मिनरल उसको जमीन में गिरने के बाद जब अलग अलग जगहों से गुजरता है तो उसमें चीज़ें मिलती आती हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, वो ज़मीन के अंदर जैसे जैसे जाएगा रॉक्स वगैरह से गुजरेगा उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, तब वो क्या हो जाता है, वो एक मिनरल वाटर नहीं रहता, देन वो एक नॉर्मल वाटर बन जाता है। ठीक है। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बारे में मैं बता दूँ। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब पानी को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें घुल जाती हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी दोनों को मैं आपको बता चुका हूँ एक क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। और सनलाइट जो है वो क्या करती है, वो पानी में से होके गुजर जाती है, इसी कारण क्या होता है, पानी के नीचे अंदर के जो पौधे होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस का काम कर पाते हैं, अपने लिए खाना बना पाते हैं, इसलिए वो पानी के अंदर भी जीवित रहते हैं। ठीक है। उसके अलावा एबनॉर्मल बिहेवियर है ना, मोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है। तो इसके बारे में, जैसे हार्ड वाटर एक होता है, डेंसिटी, पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री पर। 4 डिग्री टेम्परेचर में पानी की क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है। इसके बाद इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है। इसीलिए जब बर्फ़ बनता है तो क्या होता है, बर्फ़ की डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए वो ज़मीन मतलब पानी में क्या होता है, जब डाला जाए तो बर्फ़ तैरता है, क्योंकि पानी से उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो हीट का बैड कंडक्टर भी होता है, इसीलिए बहुत जल्दी नहीं घुलता। ठीक है। हीट आपका एक पानी, यदि आप एक तरफ बर्फ़ रहेगा, बर्फ़ को हीट करेंगे तो दूसरी तरफ उससे हीट नहीं पहुंचेगी, वो अपने आप में धीरे 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 घुल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन हीट का बैड कंडक्टर होता है। इसीलिए जो बर्फ़ के आइसबर्ग्स रहते हैं वो बहुत दिन तक पानी में तैरते रहते हैं, जल्दी घुलते नहीं। ठीक है, क्योंकि वो धीरे 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 घुलते हैं। ओके। अब हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, जो आप देखेंगे कि आप अपने घर के पानी में कई बार और बाहर कहीं जाते हैं हम, तो उसके पानी में आप यदि कपड़ा धोने का प्रयास करेंगे तो वो, या नहाते समय आप देखेंगे कि एक ही साबुन एक पानी में ज़्यादा झाग बना रहा है और एक पानी में कम झाग बना रहा है। तो ये उसका सॉफ्टनेस और हार्डनेस पे डिपेंड करता है। जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें लेदर फॉर्मेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, झाग ज़्यादा बनता है। ठीक है। यदि आप नहा रहे हैं और आपका बोरिंग का पानी है, कई बार देखिए आपको नहाते और साबुन लगाने के बाद भी ज़्यादा झाग नहीं निकलता, तो कारण क्या है कि वो पानी क्या है, हार्ड पानी है ना। तो वो हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या होती है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, उसके अंदर क्या चीज़ मिला हुआ है। ठीक है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे हार्डनेस के बारे में, जो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, 2 टाइप की हार्डनेस होती है। ठीक है। यदि कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट पानी में आपका जो है डिजॉल्व है तो वो वाटर क्या रहेगा, आपका हार्ड हो जाता है। ठीक है। अब इसमें टेम्परेरी और परमानेंट 2 टाइप के होते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, जब आपका पानी में मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स मिले हुए होते हैं, तो ये होता है टेम्परेरी हार्डनेस, और इसको रिमूव किया जाता है। जैसे आप पानी को गर्म करेंगे, है ना, तो ये अलग हो जाएगा। आप देखेंगे कि जब पानी को कई जगह गर्म करते हैं और बोरिंग का पानी है तो उसमें आपका सफ़ेद सफ़ेद लेयर बगल में जम जाता है, तो वो एक तरीके से उससे क्या होता है, अलग हो जाता है। या गर्म करने के बाद आप उसको रख देंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप देखेंगे नीचे में एक लेयर बन गया, या बर्तन में चारों तरफ एक लेयर बन गया, वो उसका हार्डनेस है जो अलग हो चुका रहता है। ठीक है।
और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, जब कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट्स उसमें घुले हुए रहते हैं, क्लोराइड्स एंड सल्फेट, तो वो क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है। ये इसको आप बॉयल करके रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, ये फिल्टर्स के थ्रू होता है फिर। तो ये आपका परमानेंट और टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस के ऊपर है। अब यहाँ पे एक छोटा सा अपने को इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है ना। इसमें क्या किया गया, देखिए ये आपका एक फ़ोटो है, इसमें एक बीकर जैसा है, ये एक्चुअल में बॉटल है, बॉटल के नीचे से इसको काट दिया गया है ना, ऊपर ढक्कन में 2 छेद करके 2 इलेक्ट्रोड्स डाले गए हैं। यहाँ पर आपके जो कार्बन रॉड्स को इंसर्ट किया गया है और ये आपके 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं, है ना। इसमें पानी डाला गया है, पानी में कुछ मात्रा में आपका क्या किया गया है, एक केमिकल घोला गया है। वो केमिकल कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कुछ बूंद सल्फ्यूरिक एसिड घोला गया है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है यहाँ पे, है ना। तो हम जब देखेंगे, हम इसको जब चालू करेंगे, यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट करके उस कनेक्शन को जब हम ऑन करेंगे, तब यहाँ दोनों बीकर्स में, मतलब बीकर के अंदर जो आपका दोनों ये है टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसमें बुलबुले उठेंगे, एक में ज़्यादा उठेंगे और एक में कम उठेंगे, है ना। पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बनता है वाटर, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो इसमें से जब ये बिजली को गुजारा जाता है तो ये H2 और O2 अलग अलग टूट जाता है गैस के रूप में, एक ऑक्सीजन गैस बन जाता है, एक O2 बन जाता है ना, और एक H2 करके अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ज़्यादा पार्ट रहता है, इसमें देखेंगे एक में ज़्यादा हवा भरी है, एक में कम हवा भरी। तो ज़्यादा हवा जो रहती है वो क्या रहती है, हाइड्रोजन रहती है, और कम हवा जो रहती है उसमें क्या रहेगा, वो ऑक्सीजन, क्योंकि वो एक पानी के अणु में 2 परमाणु हाइड्रोजन के होते हैं और 1 ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। तो इससे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। इसको टेस्ट कैसे करते हैं, जब ये पूरा भर जाएगा तब हम इसको अलग करेंगे, इस बीकर से अलग करेंगे इस टेस्ट ट्यूब को, और जब हम इसको सीधा करके इसके सामने आग लगाते हैं तो ये एक साउंड के साथ जलता है और ये नीला रंग का गैस छोड़ता है, नीला रंग का आपका वो जो फ्लेम छोड़ेगा, तो वो फ्लेम से अपने को समझ में आएगा कि ये क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये तेज जलेगा। वैसे ये जो होता है ऑक्सीजन वाला, जब इसके सामने हम माचिस की तीली लाएंगे तब वो जलता तो रहेगा लेकिन वो अच्छे से जलेगा, लेकिन वो नीले कलर का फ्लेम नहीं छोड़ेगा, तो वो क्या है, वो जलने को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए वो क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस पानी का हम लोग करें हैं इसमें, ठीक है। अब हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो होता है, जो वाटर साइकिल, जो इस लेसन का लगभग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वाटर साइकिल। देखिए वाटर साइकिल का फोटो है ना, ये वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में आप देख रहे हैं कि पानी किस तरीके से साइकिल हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ओशन, सन जब अपना सूर्य तेज चमकता है तब पानी क्या होता है, यहाँ पे गर्म होता है, गर्म होकर ये भाप बन के उड़ता है, जब भाप बन के उड़ता है और ऊपर जाके कंडेंस होता है तो ये क्लाउड्स बनता है ना। अब ये क्लाउड्स जैसे धरती की तरफ जाते हैं, इसको पहाड़ वगैरह मिलते हैं, तो यहाँ क्या होता है, ये और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, ठीक है। ये भाप बना हुआ है, सफ़ेद बादल जैसे दिखेगा, जब ये और ज़्यादा पहाड़ों के पास जाएगा तब क्या है, ये और घना हो जाएगा, घना होके काला दिखने लगता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है और ये क्या करता है, बूंदों के रूप में धरती में गिर जाता है। गिरने के बाद पहाड़ों में से क्या होता है, या तो ये बर्फ़ के रूप में जम जाएगा, या तो क्या करता है, बह के नदियों में आता है, नदियों से बहता हुआ धरती में अलग अलग जगहों से बहता हुआ फिर से क्या होगा, ये समुद्र में आके मिलेगा, और इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। ये चक्र है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, वाटर साइकिल, ठीक है। तो ये आप जहाँ कभी पूछा जाए वाटर साइकिल, ये डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, इससे एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि पानी के अंदर जीव्स कैसे रहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट में भी,
तो ये सब एडॉप्टेशन का रहता है उनका, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट्स होता है जिसके कारण अंदर के जो अंग हैं उनके उतने ज़्यादा ठंडे नहीं हो पाते और वो जिंदा रहते। ठीक है, आइस क्यों फ्लोट करती है ये आपको मैं बताया था। आइस फ्लोट इसलिए करती है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो क्या करती है, फ्लोट करने लगती है। ठीक है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर के बारे में बता चुका हूँ। अब हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन क्या होता है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं पानी में मिलने के बाद, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुरी होती हैं, जो उसको गंदा कर देती हैं, या हम जानते हैं गंदगी क्या होती है। तो जब गंदगी जब मिलती है उसमें, तो उसे बोलते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, ये दो तरीके का हो सकता है ये पॉल्यूशन। एक तो हो सकता है कि कुछ केमिकल मिल जाए जिसे आसानी से आप अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, वो पानी को जहरीला बना देता है, आपके लिए घातक बना देता है, कई बीमारियां आपके अंदर पैदा कर सकता है, और ये होता भी। ठीक है, जैसे कुछ जगहों के पानी आपको क्या करेंगे, उस पर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना पकेगा नहीं, आप देखेंगे हार्ड वाटर में। ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों में अलग अलग रहता है। अब ये इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? पहली बात तो है ह्यूमन बींग्स, जो आपके इंसानों को सबसे ज़्यादा इसके लिए जवाबदार माना जाता है पॉल्यूशन के लिए। आप घरों के निकलने वाला पानी जो गंदा रहता है, उसमें साबुन, अलग अलग चीज़ें, गंदगी सब मिलके वो नाली से फिर नाला, नाले से फिर जाके नदी में मिल जाती। तो हमारे घरों की गंदगी जो है क्या है, वो सीधा सीधा जाके मिल गई नदियों में, अब वही नदी का पानी आपको फिल्टर करके दिया जाता है पीने के लिए। तो ये हमारे लिए एक बैड साइन है ना। दूसरा चीज़ होता है कि आप इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी करते हैं, जो आप अलग अलग इंडस्ट्री लगाए, उसमें बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो केमिकल्स पानी में घुल के फिर से नदी में वो चले जाते हैं, एकदम ज़्यादा जहरीले। तो वहाँ क्या है, नदियों में मछलियाँ भी बीमार पड़ जाती हैं, मर भी जाती हैं, वहाँ के पौधे भी अंदर के पानी के खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीकल्चर में आज हम लोग बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करें, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स मतलब जो कीड़ों को मारने के लिए, वीडीसाइड्स मतलब जो होता है जो वीड्स को मारने के लिए, जो अनवांटेड जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं, आजकल उसको केमिकल डाल के मार दिया जाता है ना। उससे आपके जो फसल नहीं मरती है, लेकिन वो आपके वैसे वाले पौधे मर जाते हैं जो घास फूस रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी जाके आफ्टर ऑल खेत में पानी जो है ज़मीन के अंदर जाएगा और ज़मीन को भी जहरीला बनाएगा। अब वो आपका जब पियोगे तो आपको भी अलग अलग किस्म के, जो आजकल इतने ज़्यादा कैंसर, डायबिटीज़, बीपी के मरीज निकल रहे हैं, वो सब इन्हीं के कारण हो रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो आप इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे कि भाई उसमें आप जहाँ जहाँ पे भी पानी जा रहा है, मान लीजिए इंसानों या नालियों के थ्रू जा रहा है, तो आप नदी में मिलने के पहले उसको फिल्टर प्लांट्स बनाएं, नालों में ही फिल्टर कर दिया जाए उन्हें, जहाँ पे उनके पहली बात तो प्लास्टिक वेस्ट उसको अलग कर लो, है ना, उसमें जितने भी केमिकल्स हैं उसको अलग कर लो। ये किया जा सकता है, बहुत जगह होता भी है। इंडिया में ये कम होता है और जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम होता है, ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आता। लेकिन बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपके नदियों के पानी भी बहुत ज़्यादा साफ़ मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके जो वेस्ट जो पानी जा रहा है उसको साफ़ करके देन उसको फिर नदी में भेजा जाता है, जिससे वहाँ के नदियों का भी इन्वायरमेंट, जो उसका इकोसिस्टम है, वो अच्छा रहता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूशन वाटर मैं आपको बता ही दिया हूँ। सिंपल ट्रीटमेंट आप यदि करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जैसे फिल्टर पेपर के थ्रू कर सकते हैं। फिल्टर पेपर आता है ना, जहाँ पे भी आपके केमिकल शॉप्स रहते हैं वहाँ मिल जाएगा आपको। आप उसमें क्या कीजिए, फिल्टर पेपर को एक फ़नल में लगा लीजिए। फ़नल में लगाने के बाद आप कुछ पानी में धूल वगैरह मिला के, मिट्टी मिला के यदि आप इसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि गंदगी जो है फिल्टर पेपर में रुक जाएगी और शुद्ध पानी यहाँ पर नीचे कॉनिकल फ्लास्क में गिर जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है जो आप फिल्ट्रेशन आप खुद करके देख सकते हैं। ठीक है, वाटर लेवल और वाटर टेबल क्या होता है? तो जब हम पानी जो ज़मीन में जो अंदर में रहता है ना, जो आप बरसात का पानी होता है नीचे वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो जब हम ज़मीन खोदते हैं तो हमको जहाँ पानी मिलता है जिस लेवल में, उसको बोलते हैं वहाँ का वाटर टेबल, और जो उसके अंदर जो पानी रहता है उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये बहुत ज़रूरी चीज़ें जो आजकल कम हो रहा है
ठीक है, इसका लेवल कम होते जा रहा है, क्योंकि क्या ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से बड़ी बड़ी जैसे आपकी बिल्डिंगें बन रही हैं तो वहाँ ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो लोग बहुत ज़्यादा अंदर गहरे तक खोद के पानी निकालते हैं और अपने बिल्डिंग में सप्लाई करते हैं। ये पानी भी जहरीला और ख़तरनाक होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को नीचे से खींचते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर का लेवल भी डाउन होता है। ठीक है, वाटर टेबल डाउन होता है। वाटर मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का कंजर्वेशन करना चाहिए, बचाना चाहिए। जैसे आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है ना, गाँव में अलग अलग आप देखेंगे कुएं खोदे जा रहे हैं या तो तालाब खोदे जा रहे हैं, अलग अलग, है ना। गाँव में ज़्यादातर बाहरी हिस्सों में तालाब जो वाटर टेबल को बढ़ाता है, तो ये पानी अल्टीमेटली जाके गांव के लोगों के लिए ही काम आना है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जैसे शहरों में छतों में पानी बहुत सारा गिरता है, वो उनको एक पाइप के थ्रू एक पिट खोदा जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, उसमें उसको फिल्टर करके फिर ज़मीन के अंदर जाने दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, वो पानी का लेवल ज़मीन में बढ़ता है। ये पानी हमको बाद में पीने के लिए इस्तेमाल में आता है। तो यही होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत सारे शहरों में आज इसको कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे को, क्योंकि पानी के बगैर बोलते हैं ना, बिन पानी सब सून। ठीक है, तो हम पानी के बगैर हम नहीं रह सकते और सबसे ज़्यादा लापरवाह हम लोग पानी का। जहाँ देखेंगे आप नल कहीं के खुले रहते हैं, लोग पानी पिए और नल खुला छोड़ के चले गए। सोचिए जिन इलाकों में पानी नहीं मिलता वहाँ कितना ज़्यादा उसका वैल्यू है। एक एक लीटर पानी जिनको पीने के लिए नहीं मिल रहा है, वो कई कई किलोमीटर चल के जाते हैं लोग उसके लिए, है ना। तो पानी बेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और इसको हमको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। अपने घरों में भी आप बहुत ज़्यादा पानी, कई लोग मस्ती करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, नहाते हैं तो नहा ही रहे हैं, बहुत सारा पानी लगा लिए। ठीक है, तो इसका हमको हमारे लिए अच्छा उपयोग कीजिए। जितना आप बचाएंगे उतना वो पानी दूसरे व्यक्ति को जाके मिलेगा। ये समझिए, जहाँ वो पानी नहीं मिल रहा है तो हमें इसका इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। ये था आपका लेसन वाटर।